हम पढ़ रहे थे उसी पर हम आते हैं वापस से। मैं अपने टॉपिक की शुरुआत कर देता हूँ, थोड़ा सा अपन फास्ट इसको चल लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवहन वेग या अपवहन गति। हम सब जानते हैं कि किसी भी चालक की अगर हम बात करें तो चालक के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अणु है या परमाणु है या एक ही प्रकार का चालक है, जिसमें ये चालक जो है मिश्र धातु से नहीं मिल करके बना हुआ है, एक ही धातु से बना हुआ है। तो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु भी हो सकते हैं। तो ये जो अणु और परमाणु हैं, इनमें जो बाह्यतम कक्षा के अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं। लगभग मुक्त इसलिए को क्योंकि ये परमाणु से बहुत कम प्रबल बल से या हम कहें बहुत दुर्बल बल से जुड़े हुए होते हैं, दुर्बल बंध से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी ऊर्जा प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, परमाणु से अलग हो जाते हैं और ये पूरे चालक की जालक संरचना में कहीं पर भी आसानी से ये गति कर सकते हैं। अभी तो आवाज आ रही है मेरी स्पष्ट? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। तो ये पूरी जालक संरचना में आसानी से गति कर सकते हैं और आसानी से गति कर पाने के कारण ही इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ही किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है तो जो परमाणु है उस पर धनावेश आ जाता है, इसलिए जो शेष परमाणु है उसे हम धनावेशित परमाणु कह सकते हैं। धनावेशित परमाणु है, इसका जो द्रव्यमान है इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में अत्यधिक होता है, क्योंकि धनावेशित परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है वो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जबकि जो प्रोटॉन है उसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं जड़त्वीय रूप में देखा जाए तो जो शेष परमाणु है यानी धनावेशित परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में अत्यधिक है। दूसरी बात है, ये जो परमाणु है ये अन्य परमाणुओं से एक प्रबल आबंध से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये परमाणु जो है वो गति नहीं कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के आवेश हो गए हैं। एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में वे आवेश ऋणावेश है जो आसानी से एक से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, और दूसरा जो है धनावेश है परमाणु के रूप में जो गति नहीं कर सकते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो गति कर सकते हैं उन्हें हम आवेशवाहक कहते हैं। ये जो आवेशवाहक है जब एक से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे स्थान पर गति करते हैं तो ये अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से या हम कहें धनावेशित परमाणुओं से टकराते हैं, और टकराने के कारण ये जो है अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेते हैं और फिर ये जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये दूसरे धनावेश या इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, और ऐसा बार बार अत्यल्प दूरी तय करने के पश्चात होता है, क्योंकि जो परमाणु है या अणु है चालक का वो बहुत अधिक निकट होता है। हम सब जानते हैं चालक धातु के रूप में होते हैं और धातुओं का जो घनत्व है बहुत ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा होने के कारण धातु में जो परमाणु या अणु है बहुत ज्यादा दूसरे के पास पास होते हैं, और इसीलिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करते हुए एक परमाणु से टकराता है और फिर जैसे ही ये दूसरे परमाणु तक पहुंचता है तो उसमें ये ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता है, और अल्प दूरी तय करने के पश्चात ये दूसरे परमाणु से या इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। इसी प्रकार से तीसरे इलेक्ट्रॉन से, चौथे इलेक्ट्रॉन से, पांचवे से बार बार टकराने के कारण इसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, गति की दिशा में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। गति की दिशा में लगातार परिवर्तन होने के कारण इसकी गति का जो पथ है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जैसा कि आप ये चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आप ये चित्र देख सकते हो, इस चित्र में आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसकी गति का पथ कुछ इस प्रकार का है। ये एक स्थान से इसने चलना शुरू किया, फिर टकराया, फिर इसने अपनी दिशा परिवर्तित कर दी, फिर टकराया, फिर दिशा परिवर्तित हुई, और इस प्रकार से बार बार इसकी गति की जो दिशा है उसमें परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी गति का पथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब जब ये गति का पथ टेढ़ा मेढ़ा हमें प्राप्त हो रहा है तो इससे क्या चीजें सामने निकल के आती हैं या क्या चीजें हम इसमें समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर देखें। सबसे पहली बात कि जब एक इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर रहा है और गति करते हुए वो किसी एक अणु से या किसी एक परमाणु से टकराता है, तो इस प्रारंभिक गति से लेकर के और इस पहले परमाणु से टकराने तक
या पहले परमाणु से टकराने के बाद में जब ये दूसरे परमाणु से टकराता है, मान लीजिए पहले परमाणु को मैं ए कहूं और दूसरे को मैं बी कहूं, तो ए से टकराने के बाद में जब ये बी से टकराता है तो ए से बी के बीच की जो दूरी है ये एक सरल रेखीय पथ में तय करता है। ये ए और बी की टक्कर को हम क्रमागत टक्कर कह सकते हैं, क्योंकि ये एक के बाद में एक हो रही है। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन की गति का पथ है वो पहली बात तो सरल रेखीय होगा। दूसरी बात कि पहले दो क्रमागत टक्करों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो ये एकदम फ्रीली गति करता है, इस पर किसी प्रकार का कोई बल, किसी प्रकार का कोई दिशा को परिवर्तन करने वाला कारक विद्यमान नहीं होता है, और इसीलिए इसकी गति के पथ को हम कहते हैं मुक्त पथ। इसकी गति के पथ को हम क्या कहते हैं? मुक्त पथ। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई जो दूरी है उसे हम कहते हैं मुक्त पथ। अब मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए एक मैदान है, उस मैदान में 1000 व्यक्ति जो है वो घूम रहे हैं और सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, काली पट्टी बंधी हुई है, आपकी आंख पर भी काली पट्टी बंधी हुई है, आप भी उस मैदान में। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी में से कुछ व्यक्तियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार गति करते रहें, या हम कहें कि उन सभी व्यक्तियों को निर्देश दिए गए कि वो लगातार गति करते रहें। लेकिन उस मैदान में बहुत सारे स्तंभ भी बने हुए हैं, यानी बहुत सारे पिलर भी बने हुए हैं। पिलर ऐसे हैं जिससे जो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, वो गति नहीं करते हैं, क्योंकि पिलर तो स्थायी होता है, आप सब जानते हो। तो ये जो पिलर है ये तो परमाणु की तरह वर्क कर रहा है, और जो व्यक्ति हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह हम उनको मान सकते हैं। अब जब ये व्यक्ति गति करना शुरू करते हैं तो इन्हें निर्देशित किया गया है कि अगर आप टकरा भी जाएं किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी पिलर से तो आपको रुकना नहीं है, आपको गति करते रहना है। हम ये भी मान लेते हैं कि ये पिलर से टकराने के बाद में पिलर का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, व्यक्ति को कोई चोट नहीं आ रही है, लेकिन व्यक्ति की गति की जो दिशा है वो बदल जा रही है। ठीक है, तो व्यक्ति ने चलना शुरू किया, आपने चलना शुरू किया, आप चलना शुरू किए हुए आप एक पिलर से टकराए, एक पिलर से टकराने के कारण आपकी जो गति की दिशा है वो बदल गई, आप दूसरे पिलर से टकराए, फिर तीसरे पिलर से टकराए, फिर चौथे पिलर से, फिर पांचवें पिलर से, फिर छठे पिलर से, फिर सातवें पिलर से। या हम कहें कि ये जो आप गति कर रहे हो, इस गति करते समय आप पिलरों से टकराने के साथ साथ अन्य व्यक्तियों से भी टकरा रहे हैं। ये जो पिलर हैं इनके बीच की जो दूरी है वो पूर्णतः अनियमित है, पूर्णतः अनियमित है। अनियमित होने का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि आप पहले पिलर से टकराने के बाद में जब आप दूसरे पिलर से टकरा रहे हो तो वो दूसरा पिलर पहले पिलर का पड़ोस वाला पिलर ही हो सकता है वो 2 पिलर छोड़ के चौथा पिलर हो सकता है वो 3 पिलर छोड़ करके 2 पिलर छोड़ करके तीसरा पिलर हो, या 3 पिलर छोड़ करके चौथा पिलर हो, या हो सकता है निकटवर्ती वाला पिलर हो। यानी ये फिक्स नहीं है कि जब आप पहले पिलर से टकराओगे तो दूसरा पिलर जिससे आप टकराओगे वो पहले का पड़ोसी हो। वो कोई सा भी पिलर हो सकता है, वो पड़ोस वाला भी हो सकता है, वो दूर वाला भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो वहां पर गति कर रहा है। तो मेरा जो सरल सा प्रश्न है वो ये है, क्या आप जब पहली टक्कर करोगे और पहली के बाद में जब दूसरी टक्कर करोगे तो इसके बाद बीच में जो दूरी तय करोगे इसको हम कहेंगे मुक्त पथ। दूसरी से तीसरी टक्कर जब आप करोगे तो इस दूसरी और तीसरी टक्कर के बीच का जो मुक्त पथ होगा इसको हम कहेंगे सेकंड मुक्त पथ। पहला मुक्त पथ पहली और दूसरी टक्कर के बीच में, दूसरा मुक्त पथ दूसरी और तीसरी टक्कर के बीच में, तीसरा मुक्त पथ तीसरी और चौथी टक्कर के बीच में, चौथी और पांचवी के बीच में। इस प्रकार से बार बार आप टकरा रहे हो और अलग अलग मुक्त पथ आपको प्राप्त हो रहे हैं। मेरा सरल सा सवाल ये है, क्या इन सभी मुक्त पथों की लंबाइयां समान होंगी या असमान होंगी? आपको स्वविवेक से बताना है। समान, कुछ बच्चे कह रहे हैं समान होंगे। समान क्यों होंगे भाई? सर असमान। सर असमान क्यों होंगी? अच्छा असमान बोला, असमान क्यों होंगी? क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि वो उसके सर। हाँ बोलो सर, जरूरी नहीं है कि वो अपने पास वैसे ही टकराए। सर बिल्कुल सही कहा, जरूरी नहीं है वो अपने निकटवर्ती किसी से भी टकरा सकते हैं। सर आपने बोला था कि हाँ बिल्कुल सही। हाँ सर। हाँ बोलो।
सर आपने कहा था कि उसके निकट वाले से टकराएगा, ये जरूरी नहीं है, इसीलिए वो किसी से भी टकरा सकता है, तो दूरी वेरी गुड, बिल्कुल कुछ भी हो बिल्कुल सकती सही है। कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वो अपने निकटवर्ती पिलर से ही टकराए, वो किसी दूसरे व्यक्ति से भी टकरा सकता है, वो दूर वाले पिलर से भी टकरा सकता है। तो ये जो टक्कर है ये फिक्स नहीं है, इस वजह से उसकी जो दूरी तय हो रही है दो क्रमागत टक्करों के बीच में, वो बार बार अलग अलग दूरी तय हुआ है। अब इसी तरीके से अगर अपन चालक में इलेक्ट्रॉनों की बात करें, तो जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करते समय ये किसी परमाणु से या अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टकराने के बाद में जब ये आगे बढ़ता है तो ये किसी दूसरे परमाणु से टकराता है। वो जो दूसरा परमाणु है वो पहले परमाणु से कितनी दूरी पर है ये पता नहीं है हमें, या हम ये कहें कि ये जरूरी नहीं है कि वो उसके पास वाले परमाणु से टकरा जाए, हो सकता है पास वाले परमाणु से बच करके निकल जाए, दूसरे उससे अगले वाले परमाणु से टकरा जाए, ये भी हो सकता है कि दूसरे से भी बच के निकल जाए, तीसरे परमाणु से टकरा जाए। तो ये चूंकि फिक्स नहीं है, इसलिए ये जो मुक्त पथ की हम बात कर रहे हैं, मुक्त पथ भी फिक्स नहीं है। इन सभी मुक्त पथों का जो औसत मान है उसको हम कहते हैं औसत या माध्य मुक्त पथ। तो मुक्त पथ अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? दो क्रमागत टक्करों के मध्य किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को हम मुक्त पथ कहते हैं। जैसे दो क्रमागत टक्कर हो गई ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो दूरी तय की उसको हम कहेंगे मुक्त पथ। और चूंकि किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी मुक्त पथों का मान समान नहीं होता है, इन सभी मुक्त पथों का जो औसत मान है उस औसत मान को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। ठीक है, अब ए से बी तक जब ये गया, ये दूरी इसने तय की, इसको हमने क्या कहा? मुक्त पथ। इस मुक्त पथ को तय करने में लगा जो समय है उसे हम कहते हैं विश्रांति काल। उसे हम क्या कहते हैं? विश्रांति काल या श्रांति काल, कि भाई यहाँ पे इस वाले में कोई गड़बड़ नहीं हुई है इसलिए हमने इसको विश्रांति या श्रांति काल कहा है। तो चूंकि ये दूरी भी बराबर नहीं है तो आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि ये विश्रांति काल भी बराबर नहीं होगा। इन सभी विश्रांति कालों का जो औसत मान है उसे हम कहते हैं औसत विश्रांति काल। ये जो औसत विश्रांति काल है इसको हम ये एक स्पेशल साइन से व्यक्त करते हैं। ये देखो टी जैसा ही मैंने बनाया है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का टी बनाया है मैंने, तो इसको इसके ऊपर ये एक लाइन बना दी जाती है, इसे औसत विश्रांति काल के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें इससे, तो जो मैंने बात की थी उसी पर मैं आता हूं। अब जब मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन ने गति करना शुरू किया, तो मान लीजिए इसका प्रारंभिक जो वेग है उसकी दिशा इस तरफ है। दूसरी, जैसे ये पहली टक्कर करता है, टक्कर के बाद में ये जैसे हमने कहा यहां से इसने चलना शुरू किया, ए पर पहुंचा, ए से टकराया, तो यहां तक इसके वेग की दिशा ये थी। अब ए से जब ये बी पर पहुंचा तो दूसरी टक्कर से पहले जो इसने दूरी तय की उसमें वेग की दिशा ये है। ठीक है, तो हमारे पास में इस तरीके से अलग 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 बहुत सारी वेग की दिशाएं प्राप्त हो रही है, बहुत सारी वेग की दिशाएं प्राप्त हो रही है। कोई किसी समय वेग की दिशा ये थी, किसी समय वेग की दिशा ये थी, किसी समय वेग की दिशा ये थी, किसी समय वेग की दिशा ये थी। अब अगर हम इन सब के घटक निकालना चाहें तो पहले वाले का अगर मैं घटक निकालूं तो पहले वाले का एक घटक इस तरफ आएगा और एक घटक ऊपर की तरफ आएगा। जैसे अपन घटक निकाल लेते हैं, इस मूल को अपन मिटा देते हैं, तो ये मूल तो हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला इसके घटक निकालें तो हम कहेंगे भाई एक घटक तो इसका इस तरफ आएगा और एक घटक इसका नीचे की तरफ आएगा। ये दूसरे वाले का भी मूल जो वेग की दिशा है इसको हम मिटा देते हैं, मूल वेग की दिशा को मैंने मिटा दिया, ये मूल वेग की दिशा को मिटा दिया। तीसरे वाले में भी हम ऐसा ही करते हैं, ये एक घटक इधर और एक घटक इस तरफ ही, इसके लिए भी एक घटक इस तरफ और एक घटक इस तरफ, इसके लिए भी एक घटक तो इस तरफ और एक घटक ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके लिए भी एक घटक नीचे की तरफ और एक घटक ऊपर की तरफ। तो वेग जो हमने मूल वेग की जो दिशाएं हैं उनका हमने क्या कर दिया, उन सदिशों को हमने वियोजित कर दिया और उनके घटक निकाल लिए, और केवल अब हम उन मूल सदिशों को हटा करके और उनके घटकों पर चर्चा करेंगे। तो ये हमने इनको हटा दिया। अब आप इनको ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो सदिश है, इन सदिशों में पहले वाले में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, छठा है, इन सब में अगर हम देखें तो पहले में वेग की दिशा, वेग का एक घटक ऊपर आ रहा है, दूसरे में एक घटक नीचे आ रहा है, तीसरे में अगर हम देखें तो एक घटक नीचे आ रहा है, चौथे का एक घटक अगर हम देखें तो
चौथे का एक घटक जो है वो भी नीचे आ रहा है, पांचवे का एक घटक देखें तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है, छठे का एक घटक देखें तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। यानी हम ये देख सकते हैं कि ये तो केवल हमने 5-6 देखे, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन सब में जो उधर घटक हैं, इन सब के सारी वेगों की दिशा के जो उधर घटक हैं, इन उधर घटकों में से कुछ के उधर घटक ऊपर की तरफ है और कुछ के उधर घटक नीचे की तरफ है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हम इनके क्षैतिज घटकों की बात करें तो कुछ के क्षैतिज घटक जो है, हम स्क्रीन के हिसाब से बात कर रहे हैं, दाईं ओर है, तो कुछ के क्षैतिज घटक बाईं ओर है, ये भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्योंकि जो गति की दिशा है वो कैसी है, ये गति की दिशा इस प्रकार से है कि ये जो वेग है ये हमें अलग 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 दिशाओं में प्राप्त हो रहे हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ूं, इन सबको मैं जोड़ूं, तो हम देखेंगे कि इन सबको जोड़ने पर हमारे पास में जो संख्या आएगी वो मान लीजिए पहले का वेग u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, चौथे का u4 एंड सो ऑन un, इस तरीके से हमारे पास में आ रहा है। क्योंकि ये जो दिशाएं हैं, अगर मुझे औसत वेग निकालना है तो इन सबको जोड़ करके, क्योंकि n संख्याएं जोड़ी है तो n का भाग दे दीजिए। क्योंकि ये यादृच्छिक रूप से गति कर रहा है तो सभी दिशाओं में वेग की दिशाएं होंगी, और सभी दिशाओं में वेग की दिशा होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और औसत वेग का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0। औसत वेग का मान 0 क्यों आया है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा किसी समय उत्तर दिशा में थी तो किसी समय दक्षिण दिशा में भी थी, किसी समय उत्तर पूर्व में थी तो किसी समय दक्षिण पश्चिम में भी थी, किसी जगह किसी समय पूर्व दिशा में थी तो किसी समय जो है वो पश्चिम दिशा में भी थी। यानी सभी दिशाओं के विपरीत दिशा में भी वेग हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लिए औसत वेग का मान कितना होगा, 0 होगा। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन की, तो उसका जो औसत वेग होता है वो 0 होता है। अब जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर होगा क्या, हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ है, ठीक है। जब ये विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहा था, मान लीजिए यहां से इस तरफ चल रहा था, इस तरफ से इस तरफ जा रहा था, इस तरफ से इस तरफ जा रहा था, और इस तरफ से इस तरफ जा रहा था, और इस तरफ से इस तरफ जा रहा था, ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, विपरीत दिशा में गति करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलना शुरू करता है, गति करता है, टक्कर करने के बाद में बी से सी की तरफ जाता है, सी से ये जो है ये डी की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही ये डी पॉइंट पर टकराता है और डी से ई की तरफ जाने का प्रयास करता है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, पहले भी ये विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं थी। इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा में गति करने से रोकता है और अपने विपरीत दिशा में गति करने के लिए बाध्य करता है कि भाई मेरे दूसरी तरफ गति करो, मेरी तरफ गति मत करो। ये दो काम कर रहा है, एक तो कह रहा है कि भाई मेरे विपरीत दिशा में गति करो, दूसरा कह रहा है कि मेरी तरफ गति मत करो। तो जब ये ए से बी की तरफ गति कर रहा था तब ये इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति नहीं कर रहा था, इसलिए इस विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव था वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को जो इस तरफ जा रहा था उसे थोड़ा सा और मोड़ सकता है, अपने विपरीत दिशा में जाने के लिए बाध्य कर सकता है। ये जब बी से सी तक जा रहा था तो ये इसके विपरीत ही जाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इस पर बल तो अभी भी लगाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन स्वतः ही इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है तो ये इसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा। जब ये सी से डी तक जाएगा तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में नहीं है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इसको अपने विपरीत दिशा में धकेलने का प्रयास करेगा, और इसकी जो दिशा सी से डी है वो हो सकता है थोड़ी सी इधर मुड़ जाए। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ी सी क्यों मुड़ेगी, पूरी क्यों नहीं मुड़ेगी, क्योंकि टक्कर के कारण भी तो बल लग रहा है। टक्कर के कारण जो बल है वो तो इसे सी से डी तक ले जाना चाहता है, और जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है Q इंटू ई, वो इसे सी से, ये जो मैंने नई रेखा बनाई है जिस पर राइट का निशान लगाया है, इस तरफ ले जाना चाहता है। तो इन दोनों बलों के प्रभाव में ये किसी तीसरी दिशा में गति करेगा। लेकिन जब ये डी से टकरा करके ई की तरफ जाने का प्रयास करेगा
तब ये विद्युत क्षेत्र इसे इधर जाने नहीं देगा और ये कहेगा भाई इधर नहीं जाना है, आपको इस तरफ जाना है। यानी हम ये कहें कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये प्रयास करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन केवल एक ही और गति करे, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति नहीं करे। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन की गति का जो पथ है वो अब इतना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा। पहले जितना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा तो अभी भी रहेगा क्योंकि टक्कर के कारण बल तो लग रहा है, लेकिन अब एक बल इसको क्या कर रहा है, उस दिशा में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उस दिशा में आने से रोक रहा है। यानी अब एक एक्स्ट्रा बल हो गया है जो इसे एक विशिष्ट दिशा में गति करने से रोकता है और दूसरी विशिष्ट दिशा में गति करने के लिए बाध्य करता है। और इसलिए इसकी गति का पथ टेढ़ा मेढ़ा तो रहता है, लेकिन उतना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है जितना कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। और इसकी गति का पथ जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अनुसार जिगजैग हो जाता है। जिगजैग यानी कि पहाड़ी नुमा हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा तो अभी भी है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी एक विशिष्ट दिशा में टेढ़ा मेढ़ा है। ये इलेक्ट्रॉन अब रिवर्स होकर के वापस आने का प्रयास नहीं कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्स होकर आ नहीं सकता है। हो सकता है टक्कर के कारण इतना ज्यादा बल लगे कि किसी किसी बिंदु पर ये इलेक्ट्रॉन जब गति करे तो टकरा करके वापस से इस दिशा में भी आ जाए, लेकिन ऐसा अब पहले की तुलना में कम होगा। और ऐसा अगर पहले की तुलना में कम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ दिशाएं वेग की ऐसी प्राप्त होंगी, या हम कहेंगे वेग के कुछ घटक ऐसे प्राप्त होंगे जिन्हें कोई भी निरस्त नहीं कर पाएगा। अब कैसे नहीं कर पाएगा, तो मैं ज्यादा इसमें उदाहरण नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जो पथ आप देख रहे हो इसी पथ के अनुसार अगर मैं बनाना चाहूं तो ये देखो, ये आप देख रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इसके दो घटक हो गए। वेग की दिशा के विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाएगा, माइनस से प्लस की ओर। मैंने उल्टा बना दिया, यहां से यहां गया, तो इसके दो घटक होंगे, एक घटक इस तरफ और एक घटक इस तरफ। जब ये इधर जा रहा है तब भी इसके दो घटक होंगे, एक घटक इस तरफ, एक घटक इस तरफ। जब ये इस तरफ जा रहा है तब भी इसके दो घटक होंगे, एक घटक इस तरफ, एक घटक इस तरफ। जब ये इस तरफ जा रहा है तब भी इसके दो घटक होंगे, एक घटक इस तरफ और एक घटक इस तरफ। आप देख रहे होंगे कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो तो किसी समय पर ऊपर आ रहे हैं और किसी समय पर नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो क्षैतिज घटक है वो सारे के सारे एक ही दिशा में आ रहे हैं। और वो दिशा कौन सी है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र तो प्लस से माइनस की ओर लग रहा है और ये सारे के सारे क्षैतिज घटक किस तरफ है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो जो उधर घटक हैं वेग के वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन जो क्षैतिज घटक है वो एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाएंगे। या हम कहें कि कुछ क्षैतिज घटक शायद निरस्त हो भी जाएं, लेकिन सारे के सारे क्षैतिज घटक निरस्त नहीं होंगे। और इस वजह से हमें अब वेग का जो कुल मान 0 प्राप्त हो रहा था पहले, कि उधर घटक भी निरस्त हो रहे थे और क्षैतिज घटक भी निरस्त हो रहे थे, अब वो 0 प्राप्त नहीं होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम जो ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के जिसका औसत वेग 0 था, अब ये 0 नहीं होगा। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो भी इनका औसत वेग होगा उसे ही हम अपवहन वेग या अपवाह वेग कहेंगे। तो अब अगर मैं अपवहन वेग की परिभाषा देना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अपवाह वेग कहलाता है। पर आप ये मत सोचिए कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर इसका वेग पहले तो 0 था, अब 0 नहीं प्राप्त हो रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, अभी भी इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी इसमें 0 से परिवर्तन तो होता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये परिवर्तन लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि अपवाह गति क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े गति करते हैं कि इनकी गति का जो औसत वेग है वो 0 होता है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, चालक इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक बल का अनुभव करते हैं और अब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में 0 न होकर अशून्य होता है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अपवाह वेग कहलाता है और चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति अपवाह गति कहलाती है। इसको अपन कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी कि बहना। तो जब पानी की हम बात करें, जैसे पानी बहता है
तो पानी के बहने का कारण क्या है कि इस पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक बल लगता है, दाबांतर के कारण ही बह रहा है, हवा दाबांतर के कारण बह रही है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन एक विशेष दिशा में गति कर रहा है, तो उसका कारण क्या है? विद्युत बल के कारण ये एक विशेष दिशा में गति कर रहा है। अब अगर मैं एक नई राशि यहां निकालना चाहता हूं, वो है विद्युत विभव और अपवाह वेग में संबंध। तो ये जो टॉपिक यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये है विद्युत विभव और अपवाह वेग में संबंध। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो त्वरण होता है उसका जो मान होता है वो होता है विभव में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो अगर हम बात करें त्वरण की, तो विभव में कितना परिवर्तन हुआ, तो हम कहेंगे भाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर तो वेग हो गया वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग, और विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले था 0 यानी प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग वीडी हो गया। और इसमें जो समय लगा है उस समय को तो हम औसत मान को क्या कहते हैं? विश्रांति काल। समय अंतराल को हम विश्रांति काल कह ही रहे हैं। तो वीडी माइनस 0 अपॉन विश्रांति काल, तो त्वरण ए बराबर क्या हो गया? वीडी अपॉन विश्रांति काल टी। ठीक है, अब अगर इस टी को मैं इधर लेकर के चला जाऊं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास में आ जाएगा वीडी बराबर ए इंटू टॉ। ठीक है, अब ए क्या है? ए है त्वरण। देखिए, किसी भी पिंड का जो त्वरण होता है वो उस बल पर निर्भर करता है जो उस वस्तु पर कार्य कर रहे हैं। अगर मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है, यानी जब ये बीच में टक्कर नहीं कर रहा है, मुक्त पथ में इस पर कितने बल लगेंगे? तो हम कहेंगे जब ये टक्कर नहीं कर रहा होता है उस रास्ते में, तो इस पर केवल एक ही बल लग रहा है, वो है विद्युत बल। टक्कर करते समय तो इस पर 2 बल लग रहे हैं, एक विद्युत बल और एक टक्कर के कारण बल। लेकिन जब ये टक्कर नहीं कर रहा होता है उस रास्ते की अगर हम बात करें तो उस रास्ते में इस पर केवल एक बल लग रहा है, वो है विद्युत बल। यानी कि इस पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग कितना होगा? वो होगा विद्युत बल के बराबर। तो F बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? F बराबर हमारे पास में आ जाएगा Q इंटू ई। Q यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो वो हम सब जानते हैं E होता है। ठीक है, E होता है, और जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान हम कैपिटल E ले लेते हैं। चूंकि आवेश इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋणात्मक प्रकृति का होता है, तो इस पर जो बल की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, इसलिए हमने माइनस ले लिया। ठीक है, हम सब जानते हैं किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग m इंटू ए के बराबर होता है। तो इस पर एक ही बल लग रहा है, तो एक ही बल लग रहा है, तो इस एक बल का योग ही m इंटू ए के बराबर होगा। तो m इंटू ए बराबर हो जाएगा माइनस का E इंटू ई। ये हम सदिश रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं a का मान निकालना चाहूं यहां से, तो क्या जाएगा? a बराबर हो जाएगा माइनस का E इंटू ई अपॉन m। अब देखो, अभी हमने एक सूत्र निकाला था VD बराबर a इंटू टॉ। देखो, ये जो t लिखा है मैंने, इस पर तो मैंने एक सीधी निशान लगाया है, ये तो औसत का चिन्ह है, और जो a है उस पर तीर का चिन्ह है, सदिश का चिन्ह है। इन दोनों को एक जैसा मत मान लेना। ये जो a का मान हमने निकाला है वो इस समीकरण में फिट कर दीजिए। इस समीकरण में फिट कर देते हैं अपन, देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। एक बार पहले अभी तक जो हमने यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। हम सब जानते हैं कि जो त्वरण होता है उसको हम कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। तो ये त्वरण है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग वीडी था, प्रारंभिक वेग 0 था, बटा समय अंतराल जिसको हमने टी बार कहा है। तो ए बराबर हो गया वीडी माइनस 0 अपॉन टी बार। ये टी बार को इस तरफ लेकर आ जाओ, तो ए इंटू टी बार बराबर हो जाएगा वीडी माइनस 0। वीडी माइनस 0 बराबर वीडी होता है, तो वीडी बराबर हो जाएगा ए इंटू टी। हम सब जानते हैं एफ बराबर होता है एम इंटू ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एम। ये हमने यहाँ पर रख दिया समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो टी इंटू ए की जगह आ जाएगा एफ अपॉन एम। अब एफ का मान कितना है? तो अभी अभी हमने देखा कि एफ का मान कितना है जब ये गति कर रहा है, टक्कर नहीं कर रहा है मुक्त पथ के रूप में, तब एफ का मान माइनस का ई इंटू ई है। तो ये माइनस का ई इंटू ई हमने यहाँ पर यही रख दिया। माइनस केवल किसके लिए? माइनस केवल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हमारे पास में सूत्र क्या गया? वीडी बराबर माइनस का ई टॉ अपॉन एम। ये जो माइनस है इसको मैं अंदर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ई बाई एम टी इंटू माइनस का ई। अगर मैं इसका परिमाण लेना चाहूं तो हम सब जानते हैं कि माइनस की राशि का जो परिमाण है वो भी प्लस ही होता है, क्योंकि सदिश राशियों में माइनस और प्लस जो है वो केवल हम दिशा के लिए इंगित करते हैं।
परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो जैसे मैं इसका परिमाण लूंगा, VD का परिमाण बराबर E T बार अपॉन M इंटू माइनस के E का परिमाण। अब आप सोच रहे होंगे बाहर वाली राशि का परिमाण क्यों नहीं लिया? तो कांस्टेंट राशि का परिमाण लेने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उन राशियों का परिमाण हम यहाँ पर लेंगे जो सदिश राशि है, क्योंकि वहीं पर दिशा को हमें अलग रख करके केवल परिमाण की बात करनी है। तो VD के परिमाण को तो मैं कह देता हूँ ओनली VD, तीर का चिन्ह हटा करके लिख देंगे तो भी इसको अपन परिमाण के रूप में जानते हैं। ई टॉ ई टी बार अपॉन M, और माइनस E का परिमाण होता है प्लस का E। तो ये मैंने प्लस का E लिख दिया। चाहो तो आप इसे तीर के रूप में लिखो और तीर हटा के लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो E है जो परिमाण के रूप में है हमारे पास में, हम सब जानते हैं विभव में और E में एक विशिष्ट संबंध है, और वो विशिष्ट संबंध क्या है? हमने पढ़ा था V बराबर E इंटू डी आर, ई डॉट डी आर माइनस का। लेकिन अगर हम केवल परिमाण की बात करें तो V बराबर E डॉट डी आर होगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन डी आर। V अपॉन डी आर में डी आर क्या है? इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कितना होगा? जितना चालक की लंबाई होगी, या हम कहें मुक्त पथ के रूप में अगर हम लेना चाहें तो मुक्त पथ के रूप में भी इसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम डी आर को हटा करके क्या लिख रहे हैं? L लिख देते हैं। तो V अपॉन L, E बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन L। ये जो मान है ये हम VD बराबर, ये जो समीकरण आपने लिखी है इस समीकरण में रख देते हैं। इस समीकरण में जैसे ही हम ये मान रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा देखते हैं। ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये मान रखते ही मेरे पास में आ गया VD बराबर E T बार अपॉन M इंटू V अपॉन L, इंटू V अपॉन L। ये जो संबंध आप देख रहे हो यहाँ पर, ये समीकरण आप देख रहे हो, इसमें ये जो V है ये विभवांतर है। इसको अपन कहते हैं विद्युत विभव और विभवांतर के, सॉरी, अपवन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध। अगर परीक्षा में आता है अपवन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया क्या बच्चों? कोई प्रश्न हो, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। सर ये सवाल समझ थोड़ा में कम आया समझ क्या? में आया। हाँ बोलो। सर कौन ये सा वाला? इसमें ना ये वीडियो और माइनस ई है ना, वो वाला समझ में नहीं आया। समीकरण एक में CD और आपने जो वो माइनस, रखा, समीकरण एक में वापस से आपने बता देता हूँ मैं, माइनस वापस से बता देता हूँ मैं। समीकरण एक है, उस समीकरण एक में देखिए, यहीं से हम इसके सामने समीकरण लिखेंगे। अब समीकरण के सामने समीकरण लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास में आया है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है समीकरण एक तक। तो ये जो टी है ना, इसको स्पेशल टाइप का टी लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो हम सब जानते हैं F बराबर क्या होता है? M इंटू ए, ठीक है। यहां से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी हमारे पास में? ए बराबर हमारे पास में आ जाएगा F अपॉन M, ठीक है। ये जो मान है वो इस समीकरण में रख दो। तो इस समीकरण में रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? VD बराबर टॉ की जगह टॉ और F बटा M हमारे पास में आ जाएगा। ये F बटा M ए की जगह, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। ये आप देख सकते हो यहाँ समीकरण में F बटा M हमने यहाँ पर ये रख दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंचा, पहली बार ये टकराया, फिर ये ए से बी पर गए, दूसरी बार टकराया। तो ये दो टक्करों के बीच की अगर मैं बात करूं, मुक्त पथ की अगर मैं बात करूं, तब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है रास्ते में, तो रास्ते में तो ये किसी से नहीं टकरा रहा है, यानी टक्कर के कारण तो कोई बल लग ही नहीं रहा है। तो कौन सा बल लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये चालक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण कोई ना कोई बल लगेगा। हर आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है, और उस बल का मान कितना होता है? तो वो बल का मान जो होता है वो होता है F बराबर Q इंटू ई। F बराबर Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको अपन Q की जगह E लेते हैं, तो ये E आ गया इंटू ई, ठीक है। ये हो गया F। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, ऋणावेश पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है,
इसलिए अगर हमने बल को पॉजिटिव लिया है तो विद्युत क्षेत्र को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए बल वाली साइड में हमने प्लस लिखा है तो विद्युत क्षेत्र वाली साइड में हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। ठीक है भाई, कितने बल लग रहे हैं यहां पर? अब एक ही बल लग रहा है। जब किसी पिंड पर बल लगते हैं तो पिंड पर लगने वाले सभी बलों का जो योग होता है वो F बराबर m इंटू ए के बराबर होता है। यानी ये बल, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर कितने बल लग रहे हैं? केवल ये एकमात्र यही बल लग रहा है और कोई बल लग ही नहीं रहा है। यानी यही बल किसके बराबर है? मेरी बात नहीं समझ में आई आपके? किसी भी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का योग m इंटू ए के बराबर होता है। m इंटू ए कोई नया बल नहीं है, m इंटू ए कोई बल नहीं है, m इंटू ए किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग है। यानी यहां जो आपने F लिखा है, ये F क्या है? ये पिंड पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग है। तो पिंड कौन है यहां पर? पिंड इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर कितने बल लग रहे हैं? एक ही बल लग रहा है। तो वो एक ही बल क्या हो जाएगा? कुल बल हो जाएगा। यानी इस F की जगह क्या आएगा? ये वाला बल। F की जगह क्या आ जाएगा? ये वाला बल। M इंटू ए कोई नया बल नहीं है, वे सभी बल जो किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न कर देते हैं उन सब का योग m इंटू ए कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि भाई लीलाधर माली है, ये जब बड़ा अफसर बन जाएगा तो इसका नाम होगा LD माली। LD माली यानी लीलाधर माली। पर LD कोई अलग आदमी नहीं है, LD लीलाधर ही है, लीलाधर का नया नाम है, शॉर्ट नेम है। तो ऐसे ही किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का जो कुल योग होता है उसको हमने एक नया नाम दे दिया है m इंटू ए। उसको हमने नया नाम क्या दे दिया? m इंटू ए। तो ये जो F बराबर m इंटू ए है, ये क्या है? ये बल नहीं है, उन सब बलों का योग है। तो फिलहाल तो हमने इसको यहां पर m इंटू ए रख दिया, लेकिन अब हमारा उद्देश्य क्या था कि उस पिंड पर यानी इलेक्ट्रॉन पर ये जो सब बल हैं जिनको हमने m इंटू ए कहा है, सभी बलों को अलग अलग नहीं, उन सभी बलों के योग को m इंटू ए का है। वो बल है कौन सा? m इंटू ए तो कॉमन नाम हो गया। जैसे मैं कहूं कि भाई आपकी कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन छात्र तो किसी का नाम है ही नहीं। आप में से किसी का नाम लीलाधर है, किसी का नाम शिवराज है, किसी का नाम अनिल है, किसी का नाम जो है रामाकिशन है, किसी का नाम जो है आशुतोष है। छात्र तो किसी का भी नाम नहीं है। तो आप सबको मैंने क्या किया है? एक कॉमन नाम दे दिया। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का जो भी योग आएगा, उसको हमने एक कॉमन नाम दिया है F बराबर m इंटू ए, कि वो m इंटू ए के बराबर होगा। अब वो बल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो वो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर बल लग रहा है, वो कौन है? वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर हमें क्या करना है? ये जो F बराबर m इंटू ए है, ये जो हमने F लिया है, ये हमें ज्ञात करना है, हमें पता लगाना है कि ये किन बलों का योग है, ये F किन बलों का योग है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर चूंकि दो क्रमागत टक्करों के बीच में केवल एक ही बल लगता है, इसलिए ये F इस एक बल के बराबर ही होगा। जब दो बल होंगे तो दो बलों के योग के बराबर हो जाएगा, तीन बल होंगे तो तीन के बराबर हो जाएगा, तीन के योग के बराबर। पर जब ये अकेला ही है तो अकेला ही ये कुल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये F की जगह क्या आ जाएगा? E इंटू ई। ये हमने यहां पर रख दिया है, ये हमने यहां पर रख दिया है। ठीक है, ये F बराबर m इंटू ई, ये हमने यहां पर पुट कर दिया। लीलाधर, यहां पर कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ में आया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है? F की जगह E इंटू ई रख दिया। अब अगर मैं यहां पर मैंने केवल पक्षांतरण किया है, पहले इस माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, अब ये माइनस को मैं केवल E के साथ में रख रहा हूं। अगर मैं परिमाण लेना चाहूं तो हमारे पास में जो माइनस E है उसका परिमाण भी प्लस होगा। किसी भी ऋणात्मक सदिश राशि का परिमाण धनात्मक ही होता है हमेशा। तो E माइनस E का परिमाण क्या होगा? धनात्मक E। अब जो E है उसका मान होता है V अपॉन L। तो ये जो समीकरण है इसमें E का मान रख दीजिए V अपॉन L। इस समीकरण में E का मान रख दीजिए V अपॉन L। ये हमने V अपॉन L रख दिया तो हमारे पास में ये समीकरण आ गया, नया समीकरण VD बराबर E अपॉन M T V अपॉन L। बस हमने क्या किया? इसको जमा लिया फिर से।
ई और वी को एक साथ लिख दिया और एम और एल को एक साथ लिख दिया और टी को अलग लिख दिया, लेकिन लिखे तो गुणा में ही है। तो वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल इंटू टी आ गया हमारे पास में। ये समीकरण को अगर आप देखोगे तो इसके एक तरफ तो अपवाह वेग और एक तरफ विभवांतर है, इसलिए हम इसको कहते हैं अपवाह वेग और विभवांतर के मध्य संबंध। ठीक है, अब परीक्षा में अगर ये आता है तो आप इसे सॉल्व करें और लिखें। आज के लिए इतना ही। कल हमारी क्लास फिर से सुबह 7 बजे होगी। धन्यवाद।